हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 2025 का एजीटीए का पेपर। बेसिकली ये पार्ट 5 होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने 25 क्वेश्चन का सेट जो है कंप्लीट कर लिया है 4 पार्ट में। उसमें हम डिटेल्स में एनालिसिस कर चुके हैं, कीवर्ड है, कैसे वो एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, कैसे ऑप्शन को फ्रेम कर रहा है, किस तरीके से वहाँ पे हम देख रहे हैं हैक्स और ट्रिक्स कैसे लग रही है, कहाँ काम कर रहा है हैक्स एंड ट्रिक, कहाँ नहीं कर रहा है, किस तरीके के ऑप्शन में वो नन ऑफ द अबव ऑप्शन को सही करवा रहा है, कैसे क्वेश्चन में वो जो है कि कैमोफ्लेज टेक्निक यूज कर रहा है। तो वो सारे चीज हम इस वीडियो में फिर से देखेंगे। आगे हम 26 नंबर क्वेश्चन से बढ़ेंगे। बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। इसमें देखिए फ्रेंड, सीधे बात हो रही है पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। यहाँ पे देखिए सीधे बार बोल रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि लाइव स्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें कह रहा है वायरल डिजीज अफेक्टिंग क्लोन हुपेड एनिमल प्रायोरिटाइज्ड एंड बाइनुअल वैक्सीनेशन। तो सीधी सी बात है, इसमें लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इसमें जो है फूट एंड माउथ डिजीज, जिसको बोलते हैं मुंह पका रोग, जो वायरल के डिजीज के द्वारा होता है, वायरल काज होता है। तो उसके लिए जो वार्षिक टीकाकरण को प्राथमिकता दी जाती है, किस किस बीमारी में होता है। तो ये बहुत बेसिक आंसर था, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं था। इसका आंसर बी लगाना था, बी लगा के आगे बढ़ जाना था। लेकिन मेरा इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ ये पर्पज नहीं है कि क्वेश्चन को टिक लगाएं और आगे बढ़ जाएं। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ है, किस तरीके से आपका 2026 में जो 9 अगस्त को 9 अगस्त को जो पेपर होने वाला है, 9 अगस्त को एजीटीए का, उसके लिए हम इसको तैयार करके चलेंगे और इसमें देखेंगे कि आगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली देखिए फ्रेंड, ये चीज एक बार क्वेश्चन जो ये फूट एंड माउथ डिजीज वाला बनाया है, ये मैंने उसकी वेबसाइट से जो है डाउनलोड किया है, वहां से स्क्रीनशॉट लेकर के बताया। देखिए कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ ये एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो है, इसके स्कीम वाले जो सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया था। और क्वेश्चन कौन सा था, ये इसका उठाया था, लाइव स्टॉक हेल्थ डिजीज एंड कंट्रोल। ये लाइव स्टॉक हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसके तहत यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाया था वो फ्रेंड। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें हैं, 2-3 चीजें और थी। जैसे इसमें आप देख सकते हो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, लाइव स्टॉक सेंसस एंड इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे, और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये हमारा, और उसमें जो स्कीम और प्रोग्राम है, इसमें और सारे स्कीम और प्रोग्राम है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से बना था। इस बार चांस है कि यहाँ से राष्ट्रीय गोकुल मिशन से बन जाए या नेशनल लाइव स्टॉक मिशन से बन जाए। इस वर्ड को आप देखिए, इसको आप गूगल पे सर्च करिए या इसके बारे में कहीं सर्च करके आप इसको नोट डाउन करेंगे। ये आपका होमवर्क है, एक तरीके से आपको इसको देखना है, इसको समझ के जाना है, ताकि एग्जाम में अगर आपको आता है तो उसको गलती नहीं करनी है। फटाफट हम देखते हैं अगला हमारा इसी में है, जो एल एच डी सी पी है, यही इसी की बात हो रही है, लाइव स्टॉक हेल्थ डिजीज डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो इसमें क्या फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोल एंड इरेडिकेशन फूट माउथ डिजीज 2030 तक करना है, ये सरकार का टारगेट है। उसके बाद इसमें कंट्रोल बोवाइन ब्रुसेलोसिस और वैक्सीनेशन करना है। इसमें जो मेन हम देखते हैं, इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट एंड पेस्टिस रूमिनेंट 2030 तक करना है इसको। उसके बाद कंट्रोल क्लासिकल स्वाइन फीवर भी, इसको वैक्सीनेशन करना है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम नोट डाउन कर सकते हैं और हमारा एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगा यहाँ से। तो ये वेबसाइट को जब आप एक्सप्लोर करेंगे, वहां से देखेंगे, तो वहां से चीजें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और वो चीजें याद रह जाती हैं। वो बहुत इजीली, जब आप कोई चीज अपने खुद से ट्राई करके उसको सर्च करते हो, तो वो चीजें आपको एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बता रहा है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति 29 मई 2025 के अनुसार किस खरीफ फसल को 2025-26 सीजन के सबसे अधिक एमएसपी प्रदान की गई है। ये वाला फ्रेंड क्वेश्चन जो है, आप पीआईबी से पढ़ोगे। पीआईबी पे जाना गूगल पे, वहां पे सर्च करना एमएसपी, एमएसपी पीआईबी, ये सर्च करना है। आपको एक ऐसे चार्ट में आएगा, ऊपर ही आ जाता है, तो उसको खोलोगे तो आप उसमें दिखेगा चार्ट बना रहेगा, बहुत सारे यहाँ पे क्रॉप्स लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ईयर लिखा रहेगा ऊपर, उसके बाद उसमें कितना परसेंट बढ़ा है। यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा कि किस क्रॉप में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है,
किस क्रॉप में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो वो जैसे इसमें क्वेश्चन बना था किस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो इसमें बेसिकली कुछ सोचना नहीं था, नाइजर सीड। और ऑप्शन दिया भी है, यहाँ 175 है, यहाँ 589 है, यहाँ 69 है, यहाँ 820 है। तो पूछा भी था कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो नाइजर सीड यहाँ सबसे ज़्यादा भी है, और ये देख करके भी लगा सकते थे कि ये सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ था इसी में। और पीआईबी के वो ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, यहाँ से चीज़ें बार-बार पूछती हैं, और हमारे सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, वो इससे रिलेट करके पूछता है, तो हमारा वहाँ पे गलती हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस, किसके अंडर में एक्सटेंशन रिफॉर्म स्कीम टू प्रमोट डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग एंड फ्रेम लेड एग्रीकल्चर प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो एक बार हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं, अगर कहीं थोड़ा-सा इश्यू आता है कि नहीं समझ में आ रहा है। वैसे हिंदी वाला तो और टफ ही जाता है, बल्कि इंग्लिश वाला तो ठीक समझ में आ जाता है कि हाँ, किसके बारे में बात हो रही है। तो हिंदी मीडियम में जो है वो ठीक है, अपना जिसमें सूट करे, आप अपना लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है वहाँ पे। वो मार्कशीट है एग्ज़ाम, तो उसको लगा के आगे आपको सही करना है, बढ़ना है, आगे चलना है। संस्थागत इसमें कह रहा है विकेंद्रीकरण नियंत्रण निर्णय लेने और केंद्रीय किसान नेतृत्व वाली कृषि योजना को बढ़ावा देने के लिए विस्तार सुधार योजना के तहत निम्न कौन सी संस्थागत तंत्र पेश किया गया था। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको आपका शॉर्ट फॉर्म लिखूं, ATMA, आत्मा, इसके बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पे और कोई रिलेशन ही नहीं है, एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो और स्टूडेंट इसी से पकड़ के इसको लगा सकते थे। यहाँ पे इसमें बेसिकली इसका आंसर डी है। और यहाँ पे किसान सेवा केंद्र इसका कोई रोल नहीं है, ये इसका कोई इससे रिलेशन ही नहीं है। आप वर्ड को पकड़ोगे और वर्ड का ऑप्शन से बहुत दूर-दूर इसमें ऑप्शन है। इसका कोई रोल ही नहीं किसान सेवा केंद्र का। एग्रीटेक रिसोर्स हब है, इसका हब होना और इसका एक्सटेंशन से कोई रिलेशन नहीं है। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जो है, ये आत्मा इसी से रिलेटेड है। मैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा नोट्स जो बनाया है उसको दिखा देते हैं। एमएसपी के बारे में बात हो रही थी उसमें, तो पिछला क्वेश्चन जो था उसमें एमएसपी के बारे में थोड़ी बात हो रही थी, इसको देख लेते हैं। एमएसपी में जो है इसको रिकमेंडेशन करती है सीएसईपी, इसको ध्यान रखना है। और फाइनल अप्रूवल कौन करता है? सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको पीएम हेड करते हैं। और इसमें देखिए एक एडिशनल एमएसपी फॉर तोरिया एंड डिस्क हस्क कोकोनट, इसके लिए भी एमएसपी प्रोवाइड की जाती है। ये याद रह जाए तो अच्छा है कि डी हस्क जो कोकोनट है उसके लिए भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है एमएसपी। ये 14 ये खरीफ क्रॉप है, 6 रबी है, और 2 ये है कमर्शियल क्रॉप। और आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस। ये किसके लिए देता है? ये शुगर केन के लिए। इसको याद कर लेना आप। शुगर केन क्रॉप के लिए एफआरपी दिया जाता है, उसके लिए एमएसपी भी, जो एमएसपी डिक्लेयर होती है उसमें एफआरपी मिलता है, शुगर केन मिल खरीदती है उसको। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा तेजी से चलेंगे फ्रेंड, नहीं तो हमारा एग्जाम भी डेट भी आ चुका है, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पे आके देखते हैं कि बैसिलस सब्टिलिस के बारे में बात हो रही है। बैसिलस सब्टिलिस जो एक बैक्टीरिया है यहाँ पे, तो उसके बारे में बात हो रही है। हेल्प प्लांट को कैसे हेल्प करता है? टॉलरेट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है कि आपका क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट अगर चेंज होता है अचानक, बारिश मौसम, या फिर हाई टेम्परेचर हो, टेम्परेचर जो है हाई हो जाए, उसके बाद किसी तरीके का कैलामिटीज़ हो, या कुछ भी मतलब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस पड़ता है, तो वो बैसिलस सब्टिलिस कैसे प्लांट को हेल्प करेगा उसमें खड़े रहने में या उसको सर्वाइव करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखिए फ्रेंड, ऑप्शन बहुत दूर-दूर है, इसको एलिमिनेट करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बात हो रही है कि सप्रेसिंग करने के लिए। जब यहाँ पे बोल रहा है कि हेल्प करना है, तो सप्रेसिंग कहाँ से आएगा? ये कट गया। यहाँ पे कह रहा है ब्लॉकिंग न्यूट्रिएंट, तो ये कैसे हो सकता है? ये दोनों चीज़ें एकदम कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। यहाँ पे पर क्वेश्चन में हेल्प की बात है, और यहाँ पे चीज़ें कह रही हैं सप्रेस फोटोसिंथेसिस। बेसिकली फोटोसिंथेसिस को सप्रेस कोई कर ही नहीं सकता। ये तो एक नेचुरल ये फिनोमेना है भाई कि ग्रीन प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही। ये ब्लॉकिंग न्यूट्रिएंट अपटेक, इसको ब्लॉक नहीं कर सकता ये। हेल्प करना है तो न्यूट्रिएंट को ब्लॉक क्यों करेगा? तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी ये कट जाएगा। इसमें ये हमारा ऑप्शन ए और सी दोनों होगा ही नहीं। तो मैंने यही सोच करके फ्रेंड वहाँ पे एग्जाम में आपको भी ऐसे काट देना है कि ये ऑप्शन नहीं है। इस वाले ऑप्शन में डी ई वाला ऑप्शन तो देगा ही नहीं।
क्योंकि थोड़ा-सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, ईज़ी नहीं है। तो इस वाले ऑप्शन में उसका आंसर एग्ज़ामिनर ज़रूर देता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन को सही करना है आंसर में। तो ये वाला ऑप्शन कट गया, आपका सी वाला कट गया और आपका ए वाला कट गया। आपका जो है बचा है ऑप्शन बी और डी। आप इन दोनों को पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। यहाँ पे बोल रहा है एब्ज़ॉर्बिंग एक्सेस वाटर, किसी चीज़ का एक्सेस भी ये एक ड्रॉबैक होता है, ये नहीं हो सकता। तो ये भी कट गया। वैसे आप ऑलरेडी यहाँ से निकाल देते हैं आंसर। और मैंने एक चीज़ आपको बताया था हैश ट्रिक्स जो मैं यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डैश लगा हुआ है। डैश वाले में क्या होता है 90% मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सही होता है। आपको अगर ना समझ में आए, यार कहीं भी अगर आप पीछे हट रहे हो, क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत कम स्कोर बन रहा है, तो आप इस सब चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें धीरे-धीरे सीखिए, आप आगे बढ़ते रहिए। इसमें देखिए, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। इस तरीके की चीज़ें ऑप्शन सही होता है। कई बार मैंने देखा है, कई बार सही हुआ है वो उसमें। इसके लिए जो बैचलर्स ऑफ पुलिस के बारे में एक थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यहाँ पे ये केरला गवर्नमेंट है ना कि जो बैचलर्स ऑफ पुलिस को स्टेट माइक्रो घोषित कर लिया है। ये आपको याद करना है कि बैचलर्स ऑफ पुलिस के बारे में अगर पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है कि ये पूछ सकता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अपना स्टेट माइक्रो घोषित किया है, डिक्लेयर किया है, तो ये केरला है, इसको याद कर लेना है। ये मैंने उसका फीचर बताया है कि ये ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ये इसमें के अंदर सब पुलिस के अंदर एबिलिटी होती है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने की। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करता है पोलीमाइसिन डिफिसिलिडीन और सब्टिलिन एंड माइकोबैसिलिन, ये इस सब्सटेंस ये प्रोड्यूस कराता है जो एंटीबायोटिक में यूज होता है। और बैसिलस सेप्टिलिस जो होता है कैन टॉलरेट हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन, ये बहुत हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया था। प्लांट को ये प्रोवाइड करवाता है हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन में स्टैंड रहने के लिए या सर्वाइव कराने के लिए। तो ये वहीं से क्वेश्चन बना था, ये काफी अंदर से क्वेश्चन बना था। अगर नॉलेज में थोड़ा-सा अगर ध्यान दे करके करेंगे तो हो जाता है, वरना डायरेक्टली बुक में ऐसे तो ये मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ थोड़ा-सा होता है ऐसे। आप एग्ज़ाम में बार-बार बैठोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, वो चीज़ें धीरे हैबिट में आ जाती हैं। इसका एक ये फीचर ये भी है कि ये जो है आपका यूवी एक्सपोज़र हाइलाइट टेम्परेचर को भी बियर कर जाता है और उसको टॉलरेट कर जाता है। तो ये इसकी ख़ासियत है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा आगे बात नहीं करेंगे, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैचलर्स ऑफ पुलिस हो गया, उसके बाद हमारा ये बात हो रही है कि पहले कीवर्ड को हाइलाइट करना सीखो फ्रेंड्स। इसमें देखिए, यहाँ पे नीति आयोग के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वाज प्रमोटेड बाय नीति आयोग। क्या चीज़ प्रमोट कर रहा है भाई? मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर मार्केटिंग थ्रू डिजिटल इंटीग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांज़ैक्शन। तो यहाँ पे आप एक बार वर्ड को पकड़ो, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, इंटीग्रेशन की बात हो रही है जोड़ने की, और डिजिटल की बात हो रही है, और यहाँ पे मार्केटिंग की बात हो रही है। तो ट्रांज़ैक्शन यूज़ होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, ये किस टाइप के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा? ये किस टाइप के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा? ये हमारा बेसिकली अगर मार्केटिंग, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांज़ैक्शन की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन तो हमारा ये बी वाला होगा, इनाम। ये 2016 में आया था फ्रेंड, अप्रैल 2016 में। ये 2016 में आया था इनाम। यहाँ से क्वेश्चन बना था, इसमें 2-2 क्वेश्चन एक ही पेज पे था, एक ही पेपर में 2-2 क्वेश्चन इसी से पूछ लिया था इनाम से ही। इसमें ये बेसिकली क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे सेलर और बायर जो है अपना रेट तय करते हैं और खुद ही वहाँ पे जो है बिना किसी हस्तक्षेप के सीधे लेन-देन कर लेते हैं। इसमें बिचौलिए जो होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है फ्रेंड। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है और ट्रांज़ैक्शन हो जाता है आसानी से। तो यहाँ पे और फिर यहाँ पे एक वर्ड है नीति आयोग। ये हिंट है कि अगली बार जब क्वेश्चन बनेगा या 2027 में अगर मान लीजिए ये 26 में पेपर होता है एजीटीए का, तो वहाँ पे नीति आयोग के बारे में पूछ सकता है जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ये किसको रिप्लेस करता है? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है फ्रेंड। उसके बाद इसमें और क्या देख सकते हैं, ये काफ़ी रिपोर्ट जारी करता है, उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। रिपोर्ट कौन-कौन सा निकालता है नीति आयोग। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये चीज़ें भी बताता है, उसका किस स्टेट का कितना स्कोर है। तो इसको भी यहाँ से आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। और इसमें जो चीज़ें बता सकते हैं कि थोड़ा-सा नोट्स भी देख सकते हैं, मैंने इसको लगाया होगा पक्का, क्योंकि इसमें हाँ, ये चीज़ मैं बता रहा था नेशनल इनाम कैसे काम करता है। देखिए ये सेलर हैं, ये बायर हैं, ठीक है? तो इनके बीच में ये कोऑर्डिनेशन बने। ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे रेट तय होता है, जहाँ पे प्राइस मैच करेगा। इनको सूट कर रहा है और
फार्मर को सूट कर रहा है, तो वहाँ पे ट्रेडिंग सेटलमेंट होता है और ये फार्मर का इनके पास गुड्स जाएगा और इनका जो है सामान इनके पास, इनका पैसा इनके पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो बेसिकली इसका भी फायदा यही है ई नाम का। ई नाम इसीलिए 2016 में अप्रैल में लाया गया था फ्रेंड, यही है ई नाम। और ई नाम के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाया हूँ। ई नाम को ये एग्रीकल्चर ई फॉर हो गया इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगली बार क्वेश्चन क्या बना सकता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है जो ट्रांजैक्शन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, तो आपका इनाम हो जाएगा। अगर इस तरह की क्वेश्चन बनाता है तो आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना सीखिए फ्रेंड, क्योंकि क्वेश्चन को फ्रेम करोगे तो आप कई चीजें उसमें आप अपने आप से ऐड करके सीखोगे, तो वो चीजें आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पे 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बार बार कहूंगा, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ना ही नहीं है। इसको फिर मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको देखिए। यस एफ ए सी, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, यस एफ ए सी, इसके बारे में आपको याद करके जाना है, क्योंकि यही इम्प्लीमेंट एजेंसी है जो ई नाम को इम्प्लीमेंट करती है। इसको आपको याद करने जाना है कि ई नाम को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है, वो है आपकी ये एस एफ ए सी है। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर। 30 नंबर वन क्वेश्चन जो है, इसमें बोल रहा है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के बारे में बात हो रही है, हमारा सॉइल साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट से जो है सिलेबस में मेंशन है। सॉइल 15 नंबर मार्क का यहाँ से आता है, वो सॉइल इरोजन के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें से पहला कह रहा है कि बम्बार्डेड ऑफ रेन ड्रॉप्स। अब रेन ड्रॉप्स जब होगा तो वो क्या करता है, वो स्प्लैश ही तो करता है। जैसे ये हमारा जमीन हो गया, इस पे हमारी जब पानी की बूंदें पड़ती हैं, बारिश होती है, तो यहाँ पे जो धूल मिट्टी की कर रहे थे वो ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ उड़ते हैं, तो वो वही उसी को बम्बार्डेड बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली कुछ सोचना नहीं है, ये इरोजन स्प्लैश इरोजन होगा। बस इसमें आपको ये ध्यान देना है कि स्प्लैश इरोजन, उसके बाद आपका आ जाएगा सीट इरोजन, इसको किसान की मौत भी कहते हैं। इसमें पूरी परत बह जाती है, उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट रहते हैं वो भी बह जाते हैं, इसीलिए इसे किसान की मौत भी कहते हैं। इसके बाद रील इरोजन कहते हैं, जिसमें नालियां छोटी छोटी चैनल्स बनने लगते हैं। फिर उसके बाद इसका आता है गली इरोजन। ये गली इरोजन फ्रेंड्स इतना चौड़ा चौड़ा हो जाता है, उसके बाद इसमें और इरोजन होता है तो ये नाले के रूप में बन जाता है। तो इसमें आपको ये सीक्वेंस याद रख के जाना है, और इरोजन वाला चैप्टर को आपको ये पढ़ के जाना है, ताकि अगले एग्जाम में आपको वहां से क्वेश्चन अगर बनता है तो आप सही कर सको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है पॉल्यूशन से रिलेटेड। पॉल्यूशन से रिलेटेड है, और सबसे पहले इसमें हाईलाइट करना है कि इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में नॉट इंक्लूडेड। देखिए फ्रेंड, मैं एक चीज आपको बताऊं, इसमें कह रहा है कि आप यहाँ लास्ट वाली लाइन पढ़िए, यहाँ पे पूरा पढ़िए कि कौन सा प्रदूषक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, ठीक है, और एनएएमपी के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषण की सूची में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है, तो बेसिकली ये कह रहा है कि शामिल नहीं है, तो हम क्यों उसमें डिसाइड करें कि कौन सा शामिल है। इसको पढ़ना कैसे है कि कौन गलत है, इसमें से हमको नहीं बताना है कि कौन सही है कौन सही है कौन, इसमें सीधा पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है, तो इसका अर्थ यही निकला कि कौन गलत है इस चारों ऑप्शन पांचों ऑप्शन में। तो इसका बेसिकली आपको पढ़ना ऐसे ही होता है कि अगर पूछ रहा है कि कौन नहीं सही है, तो उसको पढ़िए कि कौन गलत है ऑप्शन में, तो जो गलत है उसको आप टिक करिए, आगे बढ़िए। तो इसमें इसी तरीके से इसको इसी अप्रोच से इसको सॉल्व किया जाता है। आप इसमें किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे सीपीसीबी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके तहत ये एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए जो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया गया था, उसके गाइडलाइन में कौन मेंशन नहीं है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिसको हम याद रखना है। जिसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हुआ था। ये बेसिकली शुरू क्यों किया गया था कि जो हमारा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1900 आई थिंक 83 या 84 में, तो उसके इमीडिएट इफेक्ट के बाद ये शुरू किया गया था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। उसमें एमआईसी का रिसाव हो गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी में, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का, तो उसी में काफी लोगों की डेथ हो गई थी। तो उसके
उसके बाद यही शुरू हुआ था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद इसमें देखिए एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन जो है 1981 में शुरू हुआ था, एयर से, एयर एयर। और उसके बाद यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, और एक छूट गया था वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में हुआ था। आपको नॉइज पॉल्यूशन ये याद रखना है, सन 2000 में ये शुरू हुआ था। और एक आया था लास्ट में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वाला, ये 2016 में हुआ था शुरू। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है। और हम अब इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये मैंने उसकी वेबसाइट से निकाला है। वेबसाइट से मैंने निकालने के बाद यहाँ पे देखा कि वो क्वेश्चन किस जगह से फ्रेम किया था। उसने क्वेश्चन को यहाँ से फ्रेम किया था फ्रेंड, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग वाले से। इस पे देखिए ये दूसरा वाला पैरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये पार्टिकुलर, इसमें कहीं भी अमोनिया की बात नहीं हो रही है, कि अमोनिया की बात नहीं हो रही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन उसमें जो क्वेश्चन में था, ये सारे ऑप्शन में थे, बाकी उसमें अमोनिया नहीं था, और वही वही हमारा सही आंसर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे जाओगे इस पे, तो आपको एयर एयर का अलग मिलेगा, यहाँ पे एयर का मिलेगा, ऐसे वाटर का मिलेगा, ऐसे सॉइल का मिल जाएगा फ्रेंड। ठीक है? तो उसको आपको एक्सप्लोर करना है, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है तो उसको देखना है। मतलब मैं जो कह रहा हूँ कि भाई जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन बना है, उसकी वेबसाइट को एक बार देख लेने में क्या दिक्कत है? उसकी वेबसाइट को एक्सप्लोर करिए, और वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है, उसको देखिए, उसको थोड़ा-सा आप नोट नोट डाउन करिए, सिनॉप्सिस बना लीजिए छोटा-सा। तो आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को देखना है। मैंने सिलेबस वाला वीडियो ऑलरेडी पहले ही डाल दिया है, सबसे पहला वीडियो वही आया था। उसको पहले देखिए, उसको समझिए। उसमें डिकोड करके सिलेबस को डाला है कि कैसे उसमें क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट और इन जो कम इम्पोर्टेंट है वो सब हाइलाइट किए हैं, जैसे ग्रीन हाइलाइटर से, तो उसके हिसाब से आप देखिए, समझिए। यहाँ से क्वेश्चन हमारा बना था। उसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। ये इसमें हमारा ये अमोनिया वाला पार्ट जो है, अमोनिया का जो ये इसका यूज़ नहीं हुआ था एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में। और बेसिकली ये चीज़ यहाँ से आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, इस सल्फर का यूज़ तो होता ही है। और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यूज़, पार्टिकुलेट मैटर बहुत कम, मतलब ये इसमें एक बेसिकली एक वर्जन है 2.5 है। ये तो इतना छोटा होता है कि जैसे आपका छोटी-सी क्या कहते हैं कि अगर स्पेस है उसमें से भी ये हमारे फेफड़े में भी में पेनिट्रेट कर जाता है, तो इसके ये बहुत हार्मफुल होता है। तो इसीलिए सरकार इतना बचाव के लिए वो करती है, लोग अपने घरों में एयर प्यूरीफायर लगाते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। यही मैं कर रहा था फ्रेंड, इसमें एक बार और इनाम के बारे में पूछ लिया है। इसी ये बेसिकली मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। इसका जो आंसर है उसका ये अप्रैल 2016 है, 14 अप्रैल 2016 है। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। इसमें देखिए इनाम के बारे में एक बार फिर से बता दे रहे हैं। इनाम जो है ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें ये पूरे इंडिया के लेवल पे ये चलता है, और इसमें फिर मैं बता रहा हूँ, इसको याद करके ही जाओ आप। स्मॉल फार्मर एग्री बिज़नेस कंसोर्टियम जिसका फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, और ये एक एजेंसी है जो इनाम को इनाम को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है फ्रेंड, ये मैं उँगली से लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा-सा राइटिंग में इश्यू आ रहा है, अदरवाइज़ समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है। इसके बाद इसमें ये इनाम का कवरेज बताया है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा है कि इतना मंडी है, इतना 23 स्टेट है, 4 यूटीज़ में, और हमारा पूर्वोत्तर एरिया में देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा छूटा हुआ है, वहाँ के ऊपर जम्मू वाला लद्दाख वाला एरिया छूटा हुआ है। बेसिकली इसका कंसंट्रेशन ये बोल सकते हो यहाँ पे ज़्यादा है, ये पूरे इंडिया लेवल पे है इसका, ये कह रहे हैं। येलो वाला पार्ट जितना है ये पूरा इनाम यहाँ पे पूरा एकदम सक्सेसफुली चल रहा है। मिशन, इसका विज़न क्या है, इसका मिशन क्या है, इसको आप देख सकते हो यहाँ, मार्केट प्लेटफ़ॉर्म फैसिलिटेट फाइन इंडिया ट्रेड इन एग्रीकल्चर कमोडिटी। भाई ट्रेडिंग में काम आता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, और बेटर ट्रांज़ैक्शन में यूज़ होता है। और इनाम के लिए जो इसमें थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन और है, ये कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, और यूपीए गवर्नमेंट जो थी उसने इनिशिएट किया था कर्नाटका के दौरान, और यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट ने इसको रोल आउट और नेशनल लेवल पे इसको मैनेज किया है। और ये बात मैं फिर से बता रहा हूँ, एसएफएसी इसको जो है आप याद करके जाइए, यही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इनाम की। यही बार-बार हो सकता है क्वेश्चन बनाने की अगर संभावना हो तो यहीं से बन सकता है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर है 34।
34 में हमारा बोल रहा है फ्रेंड कि एट विच स्टेज ऑफ लैक्टेशन आर काउ मोस्ट ससेप्टिबल मैस्टिस। कोई क्वेश्चन छूट रहा है क्या? कोई तो नहीं छूट रहना चाहिए, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं छूट रहा है। आई थिंक कोई नहीं छूट रहा है। ठीक है, अगर छूटा होगा तो मैं उसको देख लूंगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा। इसमें बेसिकली फ्रेंड क्या करा, एट विच स्टेज ऑफ लैक्टेशन आर काउज मोस्ट ससेप्टिबल टू मैस्टिस। इसमें देखिए क्या बात हो रही है, पीक लैक्टेशन फेज आफ्टर फुल मिल्क प्रोडक्शन। इसका मीनिंग क्या है? कह रहा है कि स्तनशोध के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं गायें स्तनपान के किस चरण में, स्टेप्स पूछ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है ना किस स्टेज में, किस स्टेज में लैक्टेशन में काउ सबसे ज्यादा ससेप्टेबल होती है, ये स्तनशोधपान में किससे संवेदनशील होती हैं। तो ये इसमें देखिए जो बात हो रही है, पीक लैक्टेशन पीरियड फेज आफ्टर फुल मिल्क प्रोडक्शन इज स्टेब्लिश, या ड्राई पीरियड में, ड्राई पीरियड का कोई रोल ही नहीं है। लैक्टेशन की बात हो रही है तो ड्राई पीरियड का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। मिड लैक्टेशन स्टेडी स्टेट मिल्क प्रोडक्शन फेज, या फिर ट्रांजिशन पीरियड अराउंड काविंग इन्वॉल्विंग हार्मोनल एंड इम्यूनल चेंजेस। अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो सबसे ज्यादा चीजें अगर इलेबोरेट करके कहीं लिखी गई हैं वो डी वाले ऑप्शन में लिखी गई हैं। यहाँ पे चीजें देखिए कैसे लिखेंगे, ट्रांजिशन की बात हो रही है। ट्रांजिशन मतलब एक फेज से दूसरे फेज में जाना। अगर वो लैक्टेशन पीरियड से दूसरे पीरियड में जा रही है, या ड्राई अवस्था में जा रही है, या किसी भी ड्राई से लैक्टेशन पीरियड में आ रही है, तो वो एक ट्रांजिशन फेज होता है। ट्रांजिशन फेज से पीरियड जो अराउंड काविंग होता है, बछड़े को दूध पिलाना, इन्वॉल्विंग हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इम्यून चेंजेस होता है उसका, तो इसी फेज में ही सबसे ज्यादा उसको संवेदनशील की स्थिति सबसे ज्यादा वो देखने को मिलती है। ठीक है, ओके, इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें इस टाइप के ऑप्शन को 35 वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इसमें बोल रहा है एफएसएसआई डायरेक्शन को बारे में बता रहा है। स्टैंडर्ड मस्ट बी कंपाइल्ड विथ फॉर कमर्शियल एनिमल फीड इंटेंडेड फॉर फूड प्रोड्यूसिंग लाइव स्टॉक। तो इसमें इसमें फ्रेंड ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। इस टाइप के आप क्वेश्चन को देखिए आप करने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले तो ये ऑप्शन ई वाला हटा दीजिए, मैंने पहले काट दिया था। तो कि यहाँ पे आप देखिए पहला वाला के ये बीएसआई मतलब भारत स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन एज पर ये आईएस 2052 या 2052 आईएसओ 9001 एक्रीडिएशन। तो देखिए जब इस टाइप के ऑप्शन क्वेश्चन दिखे, देखिए आप सारी चीजें कवर नहीं कर सकते, ये मुझे भी नहीं पता है, इन ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता था, ये पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया था। बस इतना एफएसएसआई के बारे में जानता था, बस उसके बारे में, उससे ज्यादा मैं ये किस चीज के बारे में बात हो रही है इसमें नहीं मुझे पता था। लेकिन मैं फिर भी इसको वहां पे जरूर करता। कैसे करता? यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये बात हो रही है कि एफएसएसआई डायरेक्शन, तो यहाँ पे दो तीन चीजें आप ध्यान देना कि यहाँ पे डाटा की बात हो रही है, इसमें डाटा की बात हो रही है, और किसी में डाटा की बात नहीं हो रही है, उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। और यहाँ मैंडेटरी किसी चीज को बोला है, एग्रीकल्चर में बताऊं बहुत रेंज लेकर के चलना है, किसी चीज को ओनली, लिमिट, ऑलवेज, इस तरीके से अगर वर्ड से वो वहां पे ऑप्शन में दिख रहा है तो आप उसको काट सकते हो, क्योंकि वहां पे वो लिमिट कर रहा है, उस चीज को वहां पे नहीं सही होता है। आप एनुअल इन्वायरमेंटल एडिट ऑडिट ऑडिट करना इन्वायरमेंट से, यहाँ पे एफएसआई से कोई मतलब ही नहीं है, ये ऑप्शन हट गया, ये तीन ऑप्शन तो हट गया, ये कोई रिलेशन ही नहीं है। मैं फंस गया था इस दो ऑप्शन में कि मुझे पता है कि ये 50-50 मैटर है, मैं क्या लगाऊंगा इसमें। तो आपका अगर बाई चांस आप बड़े ऑप्शन को देख करके लगाते तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाता, लेकिन मैंने इसको आईएसओ 9001 को एक्रेडिटेशन के लिए लगाया, मेरा यह क्वेश्चन गलत हो गया। अब बाई चांस 50-50 में आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसको भाई नहीं कर सकते कि सही भी होगा गलत भी होगा। ठीक है फिर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 नंबर में किस में बात हो रही है? देखिए फ्रेंड इस तरीके के क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि जिसके बारे में मुझे एकदम नॉलेज नहीं थी, मैं इसको राउंड कर दिया हूँ कि भाई मुझे प्रणाम है, मैं नहीं इसको कर सकता। इसमें राष्ट्रीय स्वच्छता वायु कार्यक्रम के अनुसार गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश इतने वर्ष, अब 2019 की बात हो रही है, एग्जाम हो रहा है 2025 में, अगर मान लीजिए उस टाइम भी होता तो ये इतना इतना डिटेल्स में कौन पढ़ के जाता, कोई नहीं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड
मेरे हिसाब से स्किप करने के लिए होता है। आप इसको ही स्किप करना बोलते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को स्किप करना है। ये गारंटी बता रहे हैं, ये 90% प्लस स्टूडेंट ने इसको स्किप किया है और किया ही होगा, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली किसी को वहाँ पे एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि क्या उसका आंसर है। तो इसलिए मैंने इसमें आंसर नहीं लगाया, उसको देख के आपको बता दूँगा, इसमें आंसर नहीं मुझे एग्जैक्ट पता है। और ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए, मैं कहता हूँ कि भाई स्किप करिए, ऐसे क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता। आप इस टाइप के क्वेश्चन को पूछना ही नहीं चाहिए था, वो आपका सिलेबस में कि कहाँ पे मेंशन है बताइए, ये कहाँ से लेकर के आप चले आए, इसको तो हम कैसे कर सॉल्व करेंगे? और ये सब डाटा हुआ, डाटा वाली चीज़ें हैं, इसको कैसे सॉल्व करोगे? नहीं, नहीं हो पाता है ऐसे। एक-एक छोटी-छोटी चीज़ें कैसे याद करेगा स्टूडेंट? नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन, ओके, नेम ऑफ द बैलेंस Name of the Balanced Ration Formulation Software developed by National Dairy Development Board (NDDB). इसका नेशनल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके बारे में बात हो रही है। इस क्वेश्चन को आप, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसके उसके थ्रू आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे? यहाँ ऑप्शन को देखिए फ्रेंड, मैंने 2-3 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दिया था कि मिल्क मेट, ये वाला ऑप्शन तो आपका एकदम नहीं होगा और गौशाला ऐप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन ई भी हट जाएगा। यहाँ पे एक बात आप देखिए, यहाँ पे पशु लिखा है, यहाँ पे भी पशु लिखा है। ये बहुत बड़ा हिंट होता है, जैसे मैंने आपको मोलिब्डेनम वाले में बताया था। मोलिब्डेनम वाले में बताया था और मैग्नीज या मैग्नीशियम लिखा था। तो वो कैमोफ्लेज करता है। आपको एक ही जैसे ऑप्शन से शुरू हुए ऑप्शन को दिखाता है कि आप या तो ये टिक करेंगे या तो ये टिक करेंगे। तो वहाँ पे आपको हिंट भी तो मिल रहा है कि ये इन्हीं दोनों में से है एक। ये 50% में ले जाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। और जब 50% पे आ गए तो 1/4 माइनस मार्किंग में हमको सॉल्व करके ही जाना है। इसको छोड़ना नहीं है। तो मैं इसको सॉल्व करने के टाइम में जैसे क्वेश्चन देखा तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि ये ऑप्शन पशु वाला यहाँ मिल रहा है, तो हमारा इन्हीं में से एक कोई ऑप्शन है। मैंने डी लगाया और मेरा ऑप्शन सही हो गया। एग्जैक्टली मैं पढ़ के नहीं गया था कि इसमें से इसका आंसर यही होगा, लेकिन मैं 50-50 पे पहुंचने के बाद इसको टिक किया, वो मेरा लक था कि वो क्वेश्चन मेरा सही गया। तो आपको भी यही ट्रिक इसमें ऐसे करके आपको, ये तो रही क्वेश्चन की बात। इसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि ये क्या है। इसमें मैंने यहाँ पे ये नोट्स में लगा रखा है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 1965 में रजिस्टर्ड हुई थी सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये आपको यह याद रखना है कि ये जो सोसाइटी एक्ट 1860 का था उसके अंतर्गत ये रजिस्टर्ड की गई थी। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूटेड एड ए बॉडी कॉर्पोरेट 1987 में ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को बनाया गया था। 1987 का एक कॉर्पोरेट एक्ट के पार्लियामेंट के एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। ये क्या करती है? फॉस्टरिंग करती है, मतलब तेजी लाती है प्रोड्यूसर ओन्ड इंस्टीट्यूशन टू, इन्हांस कर देती है, बढ़ा देती है लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ डेयरी फार्मर हो गए, लैंडलेस हो गए या मार्जिनल फार्मर या स्मॉल होल्डर, तो उनको मतलब बेसिकली क्या आता है, हेल्प मिल जाती है इसमें। इसका यही काम होता है। इसमें क्या कहता है, इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है रूरल को डेवलपमेंट करने में और नेशनल के न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड को बढ़ाने में। और ये ऑपरेशन फ्लड इसी से रिलेटेड है। इसमें 3 फेज में जो 1970 से 96 के बीच में इम्प्लीमेंट हुआ था, इसी से हुआ था। इंडिया जो है 1998 से पहले रैंक पे बना हुआ है वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन के मामले में। और यहाँ पे ये चीज़ें मैंने उसको वेबसाइट्स उसके डाउनलोड की है, वहाँ से लगाया है ताकि ये चीज़ें आपको जो है, एक और ये चीज़ याद रख जाए तो बढ़िया है कि आपका बार-बार अगर एनुअल असेंबली वाले सेक्शन में यहाँ पे पूछता है कि 490 ग्राम, जो एनुअल रिपोर्ट 2024-25 की आई थी, वहाँ का ये रिपोर्ट है अभी। मैंने इसको खुद वेरीफाई किया, वहाँ पे देखा तो ये 490 ग्राम पर ईयर जो है मिल्क अवेलेबिलिटी है इंडिया में। यहाँ पे 2-3 चीज़ें और हैं। वर्गीज़ कुरियन है, फादर ऑफ अ, व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। उन्होंने ही 1965 में डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद गुजरात में ये इन्होंने स्थापना की थी। और इसकी नोडल एजेंसी है वही मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, यही इसकी मिनिस्ट्री है। इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है, आप इसको नोट डाउन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्टोस्पायरोसिस निम्नलिखित किसके संपर्क से फैलता है? ये बेसिकली मेरा आंसर गलत हो गया था, इसमें मैंने सलाइवा लगाया था। इसमें इसका सही आंसर है यूरिन।
यूरिन के थ्रू मतलब कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो यूरिन के थ्रू जो है लेप्टोस्पायरोसिस हो जाता है। ये क्वेश्चन बेसिकली मैं सर्च किया इसको, मुझे जहाँ तक मिला ये अक्टूबर 2024 का जो करंट था उसमें मैंने इसको यूपीएससी के करंट अफेयर के टाइम पे देखा था, वहाँ से ये क्वेश्चन बना था, लेकिन याद नहीं था मुझे। अब इतनी छोटी चीज़ नहीं याद हो पाती है कि बहुत सारी चीज़ें माइंड से स्लिप कर जाती हैं। तो ये वहाँ का क्वेश्चन था, वैसे ये उस मंथ के अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर में था, तो वहाँ से ये जमैका एक देश है, वहाँ पे ये आउटब्रेक हो गया था, तो इसलिए ये न्यूज़ में था उस टाइम, तो ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में आ गया और हमारे एनिमल हस्बेंड्री वाले पोर्शन में ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिजीज और उसका काजल ऑर्गेनिज्म या काजल फैक्टर जो है उसको आप ध्यान से उसको नोट बना करके आप जाएंगे, ऐसे ऐसे करके बनाना है आपको टेबल फॉर्म में। यहाँ डिजीज लिखनी है, यहाँ वेक्टर लिखना है कि डिजी वायरल है कि बैक्टीरियल है कि फंगल है, ये यहाँ पे डिजीज लिखते जाइए कौन सी डिजीज है। उसके बाद अगर और कोई फीचर हो तो उसको मैं पहले ही बताया हूँ कि ऐसे तरीके से आप करके चार्ट बना लीजिए, उसको यहाँ से करके याद रखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 39 नंबर में हमारा जो कह रहा है कि डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा और संरचना के बारे में बात हो रही है, मतलब कि ये मिल्क और डेयरी से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, हमको क्या दिया हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, इस तरीके से पढ़ लेना है। ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटिंग द डेयरी इम्प्लीमेंटिंग द डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, DIDF। DIDF ये जो इसका फुल फॉर्म है, डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है। आप ऑप्शन से बहुत अच्छे से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट होगा, देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए देखिए, इसमें देखिए डेयरी की बात हो रही है तो डायरेक्ट डेयरी लिख दिया है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एक एक ये बोर्ड है और हमको ये ऑर्गेनाइजेशन बताना है, ये एक बोर्ड है, तो वही बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इसके अंतर्गत ही आती है। देखिए ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपका ऑप्शन बी और सी और ई ये कट जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और ये एफसीआई का कोई रोल नहीं है, ये सीरियल को जो है पीडीएस वाले सिस्टम में मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, जिसमें पढ़ाया था कि पीडीएस जो सामान जो है कोटेदार के यहाँ मिलता है हमारे सब वो उसके लिए कि उससे रिलेटेड है, ये ऑप्शन हमारा दूर दूर तक इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। और ये एग्रीकल्चर रिसर्च और नाबार्ड जो है ये लोन वाला है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज हमारा जो है इससे रिलेटेड है। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो हमको इसमें लगाना क्या है, अब मैंने पहले ही बताया कि आपको ये वाला देखने में, ये तो हमारा एक बोर्ड है और ये बोर्ड जो आता है वो ये बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन सीधा रिलेट करता है इससे कि ये हमारा इसके अंतर्गत आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अगर आपको इतना भी पता रहता थोड़ा सा, तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, आपको भी तैयार रहना है कि आपके इस बार जो पेपर बनेगा उसमें मिनिस्ट्री और ये ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीजें भर भर के पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे भी जैसे पूछा गया था तो हम तैयार नहीं थे बेसिकली, अब वहाँ पे जाकर के क्या कर सकते हैं, पेपर को सॉल्व करना ही है। तो यहाँ पे देखिए एक हिंट ये है, अब हिंट वाली बात होता है, यहाँ पे नाबार्ड की बात है, यहाँ पे नाबार्ड की बात है और बाकी आपके ऑप्शन में यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे कहीं नहीं है। तो दो चीजें कैमोफ्लेज हो रही हैं, तो वो आपका इसी से पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी और ए नहीं होगा। और यहाँ पे जब बात हो रही है डेयरी एनिमल हस्बेंड्री, तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR। देखिए फ्रेंड मैं बता रहा हूँ, पूरा पेपर नॉलेज पे नहीं सॉल्व कर सकते, कोई भी हो कितना भी कहे कि नहीं पूरा नॉलेज से मैं सॉल्व कर दूंगा, ये नहीं होता भाई। मैं भी पेपर सॉल्व करता हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं 100+ मॉक टेस्ट लगा चुका हूँ, 100+ टेस्ट सीरीज दे चुका हूँ, उसमें मैं देखता हूँ यार भाई आप कितना ज्यादा पढ़ लोगे, हर चीजें नहीं कवर कर सकते, कुछ चीजें छूट जाती हैं, वो डेफिनेटली छूटती हैं, आप नहीं कवर कर पाओगे। लेकिन कुछ चीजें हैक और ट्रिक लगा करके क्वेश्चन अगर हमारा सही हो रहा है तो क्या दिक्कत है, हमको ये सब चीजें नोट करनी पड़ेगी, ये चीजें ऑब्जर्व करने वाली चीज है। ये यही तो एग्जामिनर का ट्रैप है
वो क्वेश्चन को फ्रेम करेगा। ऐसे आपको वहाँ पे ट्रैप पे फँसना नहीं है, आपको वहाँ से निकलना है और हमको खुद ही हिंट करेगा कि कैसे आपको 50-50 जाना है, तो आपको दिखना चाहिए। ये ये इसका पैटर्न है, इसको फ़ॉलो करना है, तब जाकर के हमारा क्वेश्चन जो है धीरे-धीरे सही होगा। ऐसे ओके, आगे क्वेश्चन है मूँगफली आधारित पनीर के उत्पादन के लिए आईसीआर सीआईपीएचईटी सीफेट विकसित प्रौद्योगिकी के बारे में निम्न में से कौन सही है? कौन-सा सही है? तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ के बारे में पूछ रहा है तो जो बहुत ही मुझे लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन जैसे बनाना का पर्पज़ क्या होता है एग्ज़ामिनर का, वो क्या मतलब जानना चाह रहा है? ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे सिलेबस में तो एकदम एग्ज़ैक्टली कहीं हम लोग बीएससी में या एमएससी में थे, ऐसे तो चीज़ें पढ़ने को मिलती नहीं है जल्दी, कि पनीर से हो, उसमें सीफेट हो, आईसीआर का रोल हो, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। तो ठीक है, ये न्यूज़ में रही होगी तो उस टाइम पूछ लिया है। तो इसके आंसर को मैंने कैसे सही किया था, आपको भी ऐसे तैयार रहना है, जब भी आपका क्वेश्चन में इस तरीके का दिखेगा तो आपको क्या करना है देखिए फ्रेंड, कि हमारे सारे ऑप्शंस में देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, एलिमिनेट नीड ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्शन बिफोर ये ये देखिए ये चीज़ें जब बिफोर आती है ना, ये सब चीज़ें देखिए अपने हाथ से लिखा हुआ रहता है, तो ये देख कर के जान जाना कि ये चीज़ें उसको मेन फ्रेम किया गया है, ये गलत ऑप्शन है। इज़ डेवलप्ड टू एनहांस एनहांस नटी फ्लेवर फॉर पनीर कंजम्पशन। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब कि आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन को देख कर के कैसे क्या सही है। इसमें मेनी फैक्ट्स है, जो ऑप्शन मैंने लगाया था, मैं यही देख कर के कि अगर ये प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ के बारे में बात हो रही है, उसका शेल्फ लाइफ अच्छा है, तो वो 10 डेज़ तक का है, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो कोई टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ होगी? कोई टेक्नोलॉजी इसलिए यूज़ होगी, हो सकता है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस देखिए, अगर एक सिंगल रेंज देता है, ये रेंज दे रहा है 4 से 5 हो सकता है, 20 डेज़ हो सकता है और 10 डेज़ हो सकता है, तो ठीक है। ये इस टाइप के ऑप्शन में जब वो कोई ऑप्शन सही अगर नहीं होता, तो ये चीज़ें उसको लिखने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे इसकी जगह कुछ और लिख देता। ऑप्शन ई वाला इसमें देखिए ऑप्शन ई वाला तो कभी देगा ही नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर ज़रूर रहेगा। ये टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर ई वाला सही होना तो सी बात है ही नहीं कि इसमें सही होगा। ये यहाँ पे देखिए बिफोर लगा करके इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और ये रिक्वायर ब्लेंडिंग ग्राउंडनट मिल्क विथ एनिमल बेस्ड कोगुलेशन। तो मैं कह रहा हूँ कि जिसमें ज़्यादा फैक्ट आपको दिखे, अब इस चीज़ के बारे में पढ़ कर के आप कहाँ से आप इसको आइडिया लगा सकते हो कि इसमें से हाँ, यही होगा। एग्ज़ैक्टली किसी को नहीं पता होगा। तो एक आइडिया मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप करके आप सही आंसर पे पहुँच जाओगे। ये बेसिकली आपको कम से कम आंसर तक तो आपको लेके जाएगा। इस तरीके के चीज़ों को करने के बाद आपको आंसर में कम से कम 10 से 15 से 20 क्वेश्चन आपका जो है बढ़ जाएगा। ये एक थोड़ा ईज़ी क्वेश्चन कह सकते हैं कि राइज़ोबियम जो है फलीदार पौधों के साथ अभिजी संबंध में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। तो ये तो बच्चे-बच्चे को पता होता है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूम क्रॉप ये राइज़ोबियम है। इस तरीके से ये माइकोराइज़ा है जिसको हायर रूट प्लांट बोलते हैं। एज़ोला है जो धान में यूज़ होता है। राइज़ोबियम है जो लेग्यूम क्रॉप उनकी जड़ों में पिंक कलर का होता है, वो लेग हीमोग्लोबिन के साथ वो रिएक्ट करके जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है फ्रेंड, हमारा ये वीडियो यहाँ तक का 41 क्वेश्चन में कंप्लीट हुआ है। अभी तक इसके बाद हम देखेंगे 42 क्वेश्चन से आगे अगले वीडियो में, ये पार्ट 5 है। इसके बाद इसमें देखिए हमने चीज़ों को अच्छे से कवर किया है, क्या चीज़ें जो है कैसे सॉल्व हो सकती हैं, कैसे चीज़ें कहाँ से पूछ रहा है, क्या वेबसाइट्स यूज़ हो रही हैं, चीज़ें कहाँ से कवर कर रहा है, वो चीज़ें हमने सारी कवर कर ली हैं इसमें। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका जो 9 अगस्त 9 अगस्त को पेपर है, 9 अगस्त 2026 को एजीटीए का, इसके लिए एकदम रेडी हो जाइए। नोट्स वोट्स बनाए के चक्कर में पढ़िए, सिनॉप्सिस बना सकते हो, उसको रटते रहिए। ये सारी चीज़ें हमारा जो है अब इतना कंप्लीट हो गया। किस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करना है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। तो ये हमारा रहा पूरा सेशन, यहीं पे हम इसको वीडियो को ख़त्म करते हैं। और लास्ट में एक चीज़ कहूँगा, पीआईबी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और योजना, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बार-बार बनाता है और हमारी चीज़ें वहाँ से सही और गलत होती रहती हैं। तो वहाँ पे उसको थोड़ा-सा ध्यान देंगे। जो क्वेश्चन में आया है उस अगर डायरेक्टली मिनिस्ट्री को पूछ रहा है तो आप मिनिस्ट्री को सर्च करिए, मिनिस्ट्री को देखिए कि कहाँ से
कौन सी मिनिस्ट्री पूछ रहा है बार-बार, तो मिनिस्ट्री को सर्च करेंगे आपको वहाँ पे और चीज़ें मिलेंगी, आपको ईयर और ये सब चीज़ें याद करने में जो समस्या जाती है तो वो धीरे-धीरे तैयार होने लगेगा, तो वो वाले आप क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। जैसे ने एनडीडीबी पूछ लिया है, ये एनडीडीबी पूछ लिया है, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को आप सर्च करिए, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। चेयरमैन कौन होता है, कौन इसमें कितने इसमें और फीचर क्या है, ये फार्मर को कैसे हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने चली जाएँगी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर वाली वेबसाइट खोलिए, तो आपको उसको करना पड़ेगा, स्वयं से करना पड़ेगा। आप ये उम्मीद करिए कि कोई कोचिंग वाला हमको कर ला के बता देगा, डेफ़िनेटली उनको तो एग्ज़ैक्टली कुछ पता ही नहीं होता है, सही बताएँ तो। तो आपको क्या बताएँगे? वो तो कभी एक वेबसाइट पीआईबी खोल करके तो देखते ही नहीं है कि यहाँ से स्टूडेंट को क्वेश्चन बता दें। इतनी सारी चीज़ें पीआईबी में आती रहती हैं, कोई क्लियर ही नहीं रहता है किसी को। तो वो चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा। मैंने चीज़ें बताई हैं। एक बार मैं सी ठीक है, मैं आपको पीआईबी में खोज करके बताना मतलब कैसे खोजा जाता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ कि पीआईबी में सर्च कैसे करते हैं। यहाँ पे आप गूगल पे गए, आप गूगल पे जाके सर्च करिए, जैसे आपको मान लीजिए एमएसपी सर्च करना है। एमएसपी लिखिए, यहाँ पे पीआईबी लिखिए। आप इसको सर्च करिए फ्रेंड। यहाँ पे देखिए आपको पूरा इस तरीके का एक बैकग्राउंड आएगा, इस तरीके का। ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो यहाँ पे देखिए आपको सारी चीज़ें एचटी जैसे मिलती जाएँगी। आपको एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, आपको यहाँ से जब आप पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन कोई गलत ही नहीं होगा। यहाँ देखिए 22 क्रॉप में मैंडेट लिखा है, 14 खरीफ क्रॉप है, 6 रबी क्रॉप है और 2 कमर्शियल है, कोपरा और जूट है। तो ये वेबसाइट इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से कम्प्रिहेंसिव में और ब्रॉड लेवल में तैयार होंगी। तो आप चीज़ों को यहाँ से पढ़ना सीखिए। आप किसी नोट्स पे रिलाई मत करिए। यहाँ पे देखिए 2025-26 की सीज़न की बात हो रही है, किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ा है, किसमें घटा है। तो ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ फ्रेंड, ऐसे करके आपको वेबसाइट को गवर्नमेंट चीज़ों पे रिलाई करना है और किसी कोचिंग और इधर-उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। खुद के ऊपर भरोसा रखिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है? ठीक है, वीडियो को यहीं करते हैं एंड। ओके, बाय, गुड, हैव ए नाइस डे।